हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप लोग एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को, जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। इससे पहले आपको पार्ट 1 मिला होगा जहां पे हमने कुछ 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें LHS को RHS के बराबर शो करना है और हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स है। मैम एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो है ही नहीं अपने पास। अरे ये तो फंक्शन है ना। देखो, जब यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स cos x लिख दिया। अगर एफ ऑफ वाई चाहिए आपको तो आप यहाँ x की जगह पे किससे रिप्लेस कर देंगे? y से रिप्लेस कर देंगे। फिर इन दोनों के बीच में किसका साइन है? प्रोडक्ट का साइन है। इनका मल्टीप्लिकेशन लेके रखना है आपको। जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज LHS पार्ट। इसके बाद हम अपने RHS पे जाएंगे। वहाँ x था तो cos x sin x है। अगर x प्लस वाई हो जाए फंक्शन में तो आपके ये सब लोग किससे रिप्लेस हो जाएंगे? x प्लस वाई से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अपन यहाँ पे सबसे पहले वी हैव एफ ऑफ एक्स। ये अब एक काम करो, एफ ऑफ वाई तो बताओ कितना होगा? एफ ऑफ वाई होगा आपका cos x की जगह पे आपका cos y आएगा, sin x की जगह पे आपको sin y मिलेगा एंड दिस इज 0। यहाँ पे क्या? माइनस sin y, ये आपका cos y, ये आपका 0 एंड दिस इज 0 0 क्या 1। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ वाई हो गया। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आ जाओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। सो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स है आपके पास cos x। ठीक है, पूरा कॉपी करते हैं एक बार। दिस इज sin x, यहाँ पे लिखा है 0 माइनस sin x, इसके बाद cos x एंड दिस इज 0, दिस इज 0 0 1। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको एफ ऑफ वाई से करना है। आपका एफ ऑफ वाई क्या है? cos y sin y, इसके बाद 0, फिर माइनस sin y, यहां लिखा है cos y, दिस इज 0 0 0 1। ठीक है, अब इनका बस हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन? आप लोग जानते ही हो, पहली रो पहला कॉलम है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ा आंसर आपका बड़ा आएगा तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके ही लिखना चाहिए था। ठीक है, आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। सो इसको लेकर आए अपन यहाँ पे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन को बड़े ध्यान से देखना। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज पहली रो एंड पहला कॉलम। तो cos x इंटू cos y, यहाँ लिखेंगे आप cos x इंटू cos y। बीच में एडिशन का साइन, माइनस sin x इंटू sin y। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा sin x sin y। ओके, उसके बाद क्या? 0 इंटू 0 इज 0। तो देखो आपका ये पहला कॉलम फिनिश हो गया। आपने पहली रो एंड पहले कॉलम का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन फिनिश कर दिया है। अब आपके पास दूसरा कॉलम है और रो आपकी वही फिक्स रहेगी। आपको तब तक रो को चेंज नहीं करना होता जब तक आपके सारे कॉलम फिनिश ना हो जाए। ओके, तो पहली रो एंड दूसरा कॉलम, तो cos x इंटू साइन वाई आप लिखेंगे माइनस, क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस cos x साइन वाई। ओके जी, बीच में प्लस का साइन, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो दिस इज माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, इसके बाद क्या? 0 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, आपका दूसरा कॉलम भी फिनिश हो गया। अब आप पहली रो एंड तीसरे कॉलम पे आएंगे। cos x इंटू 0 इज 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। तो ये लो भाई, आपकी पहली रो फिनिश हो गई। पहली रो फिनिश हो गई। अब आपके सारे कॉलम भी फिनिश हो चुके हैं। अब हम जाएंगे दूसरी रो पे और पकड़ेंगे पहले कॉलम को। तो sin x इंटू कॉस वाई, यहाँ आप लिखेंगे sin x इंटू कॉस वाई, बीच में एडिशन का साइन, cos x इंटू साइन वाई, यहाँ क्या लिखेंगे आप? cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो ये वाली कॉलम खत्म। अब आप जाएंगे दूसरे कॉलम पे, रो वही फिक्स रहेगी, sin x इंटू साइन वाई, माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को ले लो, माइनस sin x इंटू साइन वाई। फिर बीच में प्लस का साइन cos x इंटू कॉस वाई, यहाँ लिखेंगे आप cos x इंटू कॉस वाई।
ठीक है, एंड 0 इंटू 0 इज 0। अब आप जाएंगे तीसरे कॉलम पे, रो वही रहने वाली है, sin x इंटू 0 इज 0, cos x इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 1 इज 0। ठीक है, आपके सारे कॉलम फिनिश हो गए। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे जाएंगे और पहले कॉलम को पकड़ेंगे। तो 0 इंटू कॉस वाई इज 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो ये वाला एलिमेंट तो आपका 0 आ रहा है। इसके बाद आप दूसरे कॉलम पे जाएंगे, यही रो को लेंगे आप, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 0 इज 0, सब कुछ 0 आया। अब आप जाएंगे अपने थर्ड कॉलम के पास, रो यही रहने वाली है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ना अपन थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। कैसे, देखो, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है ना, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉज ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं कॉज एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। क्या, आई कैन राइट हियर कॉज एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इसके बाद इसको पकड़ो आप, यहां से नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लेते हैं अपन। नेगेटिव के साइन को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मुझे प्लस मिल गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, किसी का फॉर्मूला है क्या, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉज ए साइन बी, यस। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन x प्लस वाई। ओके, ठीक है, अब आप इसको देखो जरा, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, अगेन मैम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, हाँ बिल्कुल, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये आपका LHS आ रहा है। अब आपको अपने LHS को RHS के बराबर शो करना है। RHS क्या है आपका, f ऑफ x प्लस वाई है ना। तो RHS कहाँ पे लिखें, चलो इधर ही फाइंड कर लेते हैं अपन। RHS कहाँ लिखें, कहाँ लिखे, इधर आ जाओ, इसको हटाओ, RHS पे चलते हैं अपन। सो RHS में हमें फाइंड करना था f ऑफ x प्लस वाई। हमारे पास तो f ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x को रिप्लेस कर देना है बस x प्लस वाई से। तो यहां मिलेगा cos x प्लस वाई, आपको मिलेगा cos x प्लस वाई। आगे देखो आप, यहाँ sin x है, यहाँ पे x था तो sin x, अब x प्लस वाई है तो sin x प्लस वाई, यहाँ क्या मिलेगा आपको, sin x प्लस वाई। ठीक है, ये 0 है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, दिस इज 0। आगे देखिए माइनस साइन x है, तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन x प्लस वाई। ओके, आगे देखो फिर cos x है, यहाँ x था तो x है, अब x प्लस वाई होगा तो क्या बनेगा, cos x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ 0 है तो आपके पास भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है, 0 0 1, तो इसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, दिस इज 0 0 1। तो ये आपका RHS आ रहा है। ठीक है, जरा आप अपने LHS को देखिए, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0, चेक करो, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0। फिर से चेक करो दूसरे कॉलम को, माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0। अगेन आप चेक करिए, 0 0 1, सो वी हैव 0 0 1। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया, देयरफॉर f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। हैंस प्रूव्ड, आपका LHS RHS के बराबर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। मैट्राइसिस चैप्टर, देखो हर बार मैं हर क्वेश्चन में और हर एक्सरसाइज में कहती हूँ, मैट्राइसिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। बस आपको जो बेसिक से ऑपरेशंस है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, सब कुछ तो इस क्वेश्चन में गिवन था। f ऑफ x है तो f ऑफ y आप निकाल लेंगे, f ऑफ x प्लस वाई निकाल लेंगे आप। मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई किया, हाँ दोनों बराबर आ रहा है, काम खत्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शो करना है कि इन दोनों मैट्राइसेस का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू इन दोनों मैट्राइसेस का प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या इन दोनों मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप कहोगे देखो मैम, वैसे तो हमें आपकी पूरी कंडीशन याद है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन में बता देते हैं कि दोनों ही मैट्राइसेस स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो डेफिनेटली इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसका ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस होती ना, तो वहां पे मैम कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यस, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपको मिलेगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, राइट। तो हम जल्दी से इसका LHS उठाते हैं। LHS में हमारे पास कौन है, 5 6 -1 7। इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है 2 1 3 4 से। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जल्दी से बताइए मैम। पहली रो को पकड़ेंगे, पहली मैट्रिक्स से, और दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम को पकड़ना है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है एंड बीच में एडिशन का साइन बनाना है। सो 5 × 2 इज 10, बीच में एडिशन का साइन, -1 × 3 इज -3। तो ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। अब आपको रो स्विच नहीं करना है, आप तब तक रो को स्विच नहीं करेंगे जब तक आपके रो 1 के साथ सभी कॉलम फिनिश ना हो जाए दूसरी मैट्रिक्स की। तो पहला कॉलम फिनिश हुआ है, अब आप दूसरे कॉलम पे जाएंगे। सो 5 × 1 वी हैव 5, ओके, -1 × 4 आपको मिलेगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो ना, 5 1 = 5 एंड -1 × 4 इज -4। सारे कॉलम फिनिश। अब बारी है रो को स्विच करने की। इस रो के साथ आप इस पहले कॉलम को लेंगे। 6 × 2 कितना होता है, 12, बीच में एडिशन का साइन, 7 × 3 वी हैव 21, ओके। तो ये कॉलम फिनिश। अब दूसरे कॉलम पे रो आपकी यही रहेगी, 6 1 = 6, बीच में प्लस, 7 4 = 28, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 10 में से 3 गया 7, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 33 है ना, 12 और 21 33 होगा जी। इसके बाद 5 में से 4 गया 1 एंड दिस इज 34। तो ये आपके पास LHS का प्रोडक्ट आ रहा है। अब जरा अपन RHS का प्रोडक्ट निकालते हैं। हमें शो क्या करना है, दे आर नॉट इक्वल। चेक कर लेते हैं अपन। RHS में हमारे पास लिखा है 2 1 3 4। दूसरी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, दूसरी मैट्रिक्स है 5 6 -1 एंड 7। चलो जी, मल्टीप्लीकेशन करो। पहली रो पहला कॉलम, 2 5 = 10, बीच में एडिशन का साइन, 2 5 = 10, बीच में एडिशन का साइन, 1 × 6 इज 6, ठीक है। 2 5 = 10 + 6। इसको और इसको पकड़ो, 2 × -1 दिस इज -2, बीच में प्लस का साइन, 1 × 7 इज 7, ठीक है। सारे कॉलम फिनिश। अब आप जाएंगे दूसरी रो पे एंड पहले कॉलम पे। सो 3 5 = कितना होता है, 15, बीच में एडिशन का साइन, 4 6 = कितना होता है, 24। अब आप जाएंगे अपने दूसरे कॉलम पे। सो 3 × -1 इज -3 प्लस 4 7 = 28। चेक कर लो एक बार, 3 × -1 इज -3 प्लस 4 7 = 28। तो कितना मिलेगा आपको, जरा चेक तो करो कितना मिलने वाला है आपको। देखो 10 + 6 16, 5 + 4 9, 2 + 1 इज 3, दिस इज 39, है ना। चेक करते रहना आप लोग। 7 में से 2 गया वी हैव 5 और 8 में से 3 गया वी हैव 25, तो दिस इज 25, ठीक है। ये आपके RHS का प्रोडक्ट है, ये आपके LHS का प्रोडक्ट है। क्या आपको ऐसा देख के लग रहा है दोनों बराबर है? कहाँ बराबर है? ये दोनों बराबर तो तब होते ना जब एक एक एलिमेंट इनका इक्वल होता। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 733 134 इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है ये, 16 39 5 एंड 25, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल, हेंस प्रूव्ड। क्या किसी को कोई भी समस्या, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपने 13.2 के स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, अगर उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना, तो सीरियसली इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, दैट इज शो दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 3x3 मैट्रिसेस जो है बराबर नहीं है, ठीक है। आपको ये शो करना है, तो ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। सबसे पहला सवाल, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आप चिल्ला के बोलोगे यस मैम, डेफिनेटली इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर में हमें टेंशन होती ही नहीं है। हमें टेंशन तब होती है जब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तब हमें सोचना पड़ता है, राइट, कि इसका प्रोडक्ट डिफाइन है भी या नहीं है, ओके। अच्छा, जब अगर मेरी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है और मुझे चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। चलो बताएंगे, आंसर्स को चेक किया जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बताना आप लोग। अब देखो यहाँ पे, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बताना है। तो सबसे पहले आ जाओ जरा LHS को पकड़ते हैं। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। बस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। दिस इज 1 0 1, यहाँ पे 2 1 1 3 0 0। इसका प्रोडक्ट आपको करना है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 से। चलो जी, फटाफट बताइए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। मैम देखो, पहली रो
पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज करेंगे आप मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू -1 इज -1, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 0 इज 0, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है जी। अब हम दूसरी वाली रो पे स्विच नहीं करेंगे, अब हम दूसरे कॉलम पे जाएंगे, रो तो हमारी वही रहने वाली है। सो 1 इंटू 1 इज 1, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू -1 इज -2, अगेन बीच में प्लस का साइन, 3 3 कितना होता है 9। ठीक है, किसी का मन 6 तो नहीं कर रहा था, ठीक है 9 होता है। आगे आ जाओ, इस वाली रो, इस वाले कॉलम को पकड़ो, 1 इंटू 0 0, बीच में एडिशन, 2 इंटू 1 इज 2, अगेन प्लस, एंड 3 4 क्या होता है भाई 12 होता है। ठीक है, तो अब आपके सारे कॉलम फिनिश हो गए। अब बारी है दूसरी रो पे, दूसरी रो एंड पहला कॉलम। सो 0 इंटू -1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0। ये तो सभी 0 आ रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। आगे चलो, नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे आप, रो आपकी वही रहेगी, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 वी हैव -1, एंड 0 इंटू 3 इज 0। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, इसके बाद यहाँ क्या लिखा है 0 इंटू 4 0 होता है। ठीक है, चलो सारे कॉलम फिनिश। अब हम स्विच करेंगे नेक्स्ट रो पे और पकड़ेंगे अपने पहले कॉलम को। 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। ठीक है, ये वाला कॉलम फिनिश। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाइए आप लोग, 1 इंटू 1 इज 1, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू -1 कितना होता है -1 होता है, एंड 0 इंटू 3 इज 0। ठीक है, अब आप जाएंगे अपने थर्ड कॉलम पे, 1 इंटू 0 we have 0, 1 into 1 is 1, and 0 into 4 is 4। ए भाई 0 into 4 4 कब से होने लगा, 0 into 4 is 0। ठीक है, अब कितना आ रहा है ये -1 + 6 5 आया। यहाँ पे कितना आ रहा है 1 - 2 -1, तो ये आ रहा है 8, ये बना 0, एंड दिस इज 14। तो LHS में ना प्रोडक्ट हमारा ये आ रहा है। अब चेक करते हैं कि RHS का प्रोडक्ट कितना निकल रहा है। सो वैसे तो इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं ही आएगा, आओ अपन चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास है -1 1 0, वी हैव 0 -1 एंड 1, फिर लिखा है 2 3 एंड 4। अच्छा जी, आगे चले, मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलो मल्टीप्लिकेशन करके बताइए। पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। -1 इंटू 1 वी हैव -1, बीच में एडिशन का साइन, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0। ठीक है, अब आप चलेंगे दूसरे कॉलम पे, रो आपकी यही रहेगी, -1 इंटू 2, बोलो बोलो, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, बीच में एडिशन का साइन, 0 इंटू 1 0, ये फिनिश। आगे आ जाओ, -1 इंटू 3 कितना -3, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 सब 0 है, -2 + 1 कितना होता है -1 होता है। बस मल्टीप्लिकेशन ही करते जाना है। मैं इसीलिए कह रही थी मल्टीप्लिकेशन सीख लो अच्छे से, सारे क्वेश्चन निपटा दोगे आप लोग। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट रो पे और पकड़ेंगे अपना पहला कॉलम। तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 वी हैव 1। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कॉलम पे, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 वी हैव +1। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले कॉलम को पकड़ो, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 वी हैव 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट रो पे जाएंगे और फिर अपने कॉलम को देखेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 वी हैव 4। क्या कोई समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, हैरानी, सब ठीक है ना। आगे आ जाओ, 2 2 कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 लिख दो। फिर क्या है 3 इंटू 1, आपके पास 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या है जल्दी बताओ, 4 इंटू 1 दैट इज 4। ठीक है, अब आखिरी कॉलम, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 0। शानदार। तो कितना है आपके पास 4 + 2 6, ये 0, दिस इज 12, और ये आ रही है दूसरी मैट्रिक्स। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका LHS में जो प्रोडक्ट आया है वो RHS के बराबर है? अरे नहीं मैम, एलिमेंट एक भी बराबर नहीं है, और एक से क्या होता है सभी एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि दे आर इक्वल। तो इसीलिए इक्वल नहीं थे। बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो, वे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 12 नहीं 11 था। ठीक है, 4 + 4 8 9 10 11 आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद भी ये बराबर नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको A मैट्रिक्स गिवन है।
ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए और आपको सिर्फ ए मैट्रिक्स गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके पास ए मैट्रिक्स है ना, आप ए स्क्वायर निकाल लेना, फिर आप 5a मैट्रिक्स निकाल लेना, फिर आप 6i से उसे ऐड कर देना। ये 6i क्या होता है, 6 तो स्केलर है, i आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर की लेंगे, जिस भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स आपको 3/3 ऑर्डर की गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लोग 3/3 ऑर्डर की ही लेना। ठीक है, सारी चीजों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम जानते ही है, फिर आपको फाइनली एक आंसर मिल जाएगा। राइट, चले ओके। सो हमें जो जो चीजें चाहिए पहले उन्हें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए ना, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है। सो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी मेरी ए मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1, राइट, वी हैव 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चेक करो एक बार आप लोग, सही है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से करना है आपको किससे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलो जी मल्टीप्लिकेशन करें फटाफट। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4, बीच में एडिशन का साइन, 0 2 जा 0 1 1 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम फिनिश। अब दूसरे कॉलम पे जाना है, रो आपकी वही रहेगी, 2 × 0 0 0 × 1 0 1 × -1 वी हैव -1। अब रो वही रहेगी, तीसरे कॉलम पे जाएंगे, 2 × 1 वी हैव 2, बीच में एडिशन का साइन, 0 × 3 0 1 × 0 इज 0। तो ये लो भाई, आपकी पहली रो फिनिश हो गई। दिस इज 5, 4 + 1 कितना होता है 5, तो यहाँ पे इसे लिख दो। अब आप जाएंगे दूसरी रो पे और पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा कितना होगा 4, बीच में एडिशन का साइन, 1 × 2 अगेन 2, ओके, फिर 3 1 जा 3, तो कितना आ रहा है ये, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपको 9 मिल गया। इसके बाद 2 2 जा 4 5 6 7 8 9। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, 2 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1, बीच में प्लस का साइन, 3 × -3 इज -3। मैम प्लस का साइन था, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया, चेक करो ना आप लोग। 2 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1, 3 × -1 इज -3, तो एक में से 3 गया इज -2। अब आप जाएंगे थर्ड कॉलम पे, रो वही रहेगी, 2 × 1 वी हैव 2, बीच में एडिशन का साइन, 1 × 3 वी हैव 3, एंड चेक करें आगे, 3 × 0 इज 0, तो यहाँ आपको मिला 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सारे कॉलम फिनिश हो गए, तो थर्ड रो पे जाएंगे, पहले कॉलम को पकड़ेंगे, 1 × 2 आपके पास 2 है, फिर बीच में एडिशन का साइन, -1 × 2 वी हैव -2, बीच में प्लस का साइन, 0 × 1 इज 0। ठीक है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप चलेंगे आगे, 1 × 0 इज 0, ठीक है, -1 × 1 इज -1, एंड 0 × -1, 0 × -1 कितना होगा, 0 होगा ना, तो यहाँ आपको क्या मिला, -1 मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी को और इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 1 × 1 इज 1, -1 × 3 -3, 0 × 0 इज 0, तो ये आपको मिला -2। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलो आ जाओ, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज ए स्क्वायर -5a, ठीक है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ए स्क्वायर क्या है आपके पास, सारी वैल्यूज को रखें आप, ए स्क्वायर है 5 -1 2, उसके बाद 9 - 2 5, आगे चलो 0 -1 -2, दिस इज ए स्क्वायर -5a, ए क्या है 2 0 1 2 1 3 है ना, फिर 1 -1 0, उसके बाद 6i, तो दिस इज +6, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आप 3/3 ऑर्डर की ही लेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, ये चेक करो आप लोग यहाँ पे। अच्छा सुनो, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर एक टर्म से मल्टीप्लिकेशन 5 का किया जाएगा। सो यहाँ आपको मिलेगा 10, यहाँ भी मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा 5, ओके, यहाँ मिलेगा 5, ये बन जाएगा -5, ये बनेगा 15, एंड दिस विल बी 5। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसी तरीके से 6 का भी मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ कर देंगे, तो दिस इज 6, यहाँ भी 6 और इधर भी 6।
ठीक है। अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो मैट्रिक्स आपको नहीं दिख रही है, नहीं कोई मैट्रिक्स है, ये कुछ नाम है इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब क्या करना है आपको, अब मैम जो साइन लगे हैं वो साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस में पॉसिबल है जिनका ऑर्डर सेम होता है। ये भी 3x3 3x3 3x3, तो यस इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपके एडेड या सब्ट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 - 10 ओके +6, ये मेरा पहला टर्म हो गया। फिर मैं लूंगी -1 -0 +0, कोई मतलब नहीं है। 2 - 5 +0 नहीं लिख रहे, आगे चलो। 9 - 10 +0, कोई मतलब नहीं है, आगे आओ। -2 -5 +6, करस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। फिर इस पोजीशन के एलिमेंट को 5 पकड़ा, दिस इज -15, और ये क्या हुआ +0। फिर आप आगे आ जाइए और आगे वाली रो में 0 -5 ओके +0। फिर आगे चलो, -1 +1 +5 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, +0 -2 -0 +6, ये आपको कुछ मिल रहा है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैंने लिख दिया है साथ में। तो यहाँ क्या मिलेगा, -10 +6 -4, तो ये बनेगा कितना 1। 9 में से 10 किया -1, दिस इज -5, ये क्या -1 है। यहाँ देखिए आप लोग, -5 +6 +1 -2 +1 -1, ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा -3, ये बनेगा -10 एंड दिस इज +4। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, पे चलते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो ही छोटे से लॉजिक है, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। इफ a इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कितना मजा आता है ना। एक तो मैट्राइसिस का क्वेश्चन, ऊपर से ऐसे आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है, और ये भी बताया कि इज इक्वल टू के साइड में क्या चाहिए, 0 चाहिए। पिछले क्वेश्चन में तो कम से कम आप मिस्टेक कर सकते थे कि हो सकता है प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से आंसर डिफरेंट आ गया, लेकिन यहाँ तो कोई स्कोप भी नहीं है गलती करने का। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको देखो ना ए मैट्रिक्स गिवन है, आप लोगों को A³ चाहिए, आपको A² चाहिए, फिर बाकी पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो हम जरा इसका A² निकालते हैं। तो A² क्या होगा हमारे पास, A² होगा हमारे पास A इंटू ए मैट्रिक्स। सो A इंटू ए मैट्रिक्स आपको A² देगा। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 1 0 2 0 2 0, दिस इज 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आप 1 0 2, यहाँ लिखेंगे 0 2 0, दिस इज 2 1 3। ठीक है, मुझे A² चाहिए, तो A² कैसे मिलेगा, A इंटू ए, राइट। अब फिर से वही कहानी, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली रो पकड़ना है, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से करना है। ठीक है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 इंटू 1, पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 वी हैव 1, बीच में प्लस का साइन, 0 इंटू 0, 2 2 4। ठीक है जी, ये फिनिश हो गया आपका, ये फिनिश हो गया। अब आप जाएंगे दूसरे कॉलम पे, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 इज 0। इसके बाद आप जाएंगे अपने थर्ड कॉलम पे। सो 1 इंटू 2 आपके पास है 2, प्लस 0 इंटू 1 वी हैव 0, 2 इंटू 3 हमारे पास है 6। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो 1 + 4 कितना होता है, 1 + 4 5 होता है, 6 + 2 8 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी रो पकड़ना है, पहला कॉलम पकड़ना है। सो 0 इंटू 1 इज 0, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ पे आपको मिला 2। ठीक है जी, अब आप दूसरे कॉलम पे जाएंगे, रो आपकी वही रहने वाली है। तो 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 आपके पास है 4, 1 इंटू 0 अगेन 0। ठीक है, अब आप थर्ड कॉलम पे जाएंगे, रो आपकी वही रहने वाली है, 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 3 इज 3। 2 + 3 कितना होता है रे, 2 + 3 5 होता है मैम। ठीक है जी, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट रो बची है एंड सारे कॉलम लेने हैं। तो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1
इज 2, बीच में प्लस का साइन, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8। ओके, अब आप जाएंगे नेक्स्ट कॉलम पे। सो 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0। ओके, अब आप जाएंगे थर्ड कॉलम पे। सो थर्ड कॉलम पे कैसे जाना है, 2 2 ज़ा 4, 0 इंटू 1 इज 0, 3 3 ज़ा कितना होता है 9 होता है, तो आपके पास 9 प्लस 4 कितना 13। सो दिस इज 13, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब पता है आपको ए क्यूब भी चाहिए, कोई मुझे बताएगा ए क्यूब कैसे मिलेगा? अरे मैम ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इंटू ए कर दो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। सो ए क्यूब क्या होगा मेरे पास, ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स। ओके, सो ए स्क्वायर कितना आया है, ए स्क्वायर है मेरे पास 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है किससे, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब मल्टीप्लिकेशन की ना वो ही कहानी है, और जितनी बार आप सुनोगे ना आपको याद हो जाएगी। क्या, पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज करना है मल्टीप्लिकेशन। तो पहली रो दिस इज पहला कॉलम, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, आप यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 0 इंटू 0 0, 8 प्लस 2 नहीं 8 इंटू 2 करना है, 8 इंटू 2 कितना 16, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 16 प्लस 5 6 5 11, ठीक है 21, 16 प्लस 5 कितना होगा 21 होगा ना। ठीक है जी, पहली रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 वी हैव 0। अब पहली रो तीसरा कॉलम 5 इंटू 2 10, बीच में प्लस का साइन, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 आपके पास है 24, दैट मीन्स 34। अच्छा जी, अब क्या, अब आप दूसरी रो पे जाएंगे। सो पहली रो का काम खत्म, जैसे ही सारे कॉलम फिनिश पहली रो का काम खत्म, दूसरी रो पे आएंगे और आप अपने पहले कॉलम को पकड़ेंगे। सो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, बीच में एडिशन का साइन, 4 इंटू 0 अगेन 0, 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10। ओके, तो दिस इज 12। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने पेन को चलाएंगे, कॉपी को भरेंगे, तो मैट्राइसिस आपका फिनिश हो जाएगा। एंड सच में ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है मैम, आप तो हर क्वेश्चन में इस चैप्टर को ईजी कह रहे हो, अरे सच में ईजी है ना, इसीलिए। अब आप आ जाएंगे दूसरे कॉलम पे। सो 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, बीच में प्लस का साइन, फिर 5 इंटू 0 0। ठीक है, कोई मतलब नहीं रहा, प्लस के साइन को हटा दो इसको। अब जाना है थर्ड कॉलम पे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1, यहाँ तो भैया एडिशन होगा, आ जाओ अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15, तो 15 प्लस 8 कितना होगा 23। चेक कर लेना एक बार, 15 प्लस 4 19, 20 21 22 23, हाँ 23 सही है। फिर आपका ये पूरा काम फिनिश। अब आप जाएंगे थर्ड रो पे एंड पहली कॉलम पे। दिस इज थर्ड रो, दिस इज पहला कॉलम। 8 इंटू 1 वी हैव 8, 0 इंटू 0 0, 13 2 ज़ा 26। अब इसका भी एडिशन कर लो यार, 26 प्लस 8 कितना होगा, 26 प्लस 8 कितना 9 10 13 33, सही है ना, सही है। दिस इज 33। 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 4 34 होगा ना, 34। कितना आया था आपके पास, आपके पास आया था यहाँ पे चेक करो 8 और 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 4 30 34, राइट। आगे चलो आप नेक्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे आप। सो 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 वी हैव 0। ओके जी, अब नेक्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39, 39 और 16 का एडिशन कितना 5, 3 4 5 55, कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास ये 55 आ रहा है। दिस इज ए क्यूब। इतना चेक करो, फिर आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने इस LHS को पकड़ेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे हेंस प्रूव्ड, और नहीं आएगा तो हमें किसी भी कीमत पे 0 के बराबर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही प्रूव करना है। मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी होगी। ठीक है, चलो पहले चेक कर लेते हैं अपन। सो हमने अपने LHS को उठाया, ये एक्सप्रेशन थी, और मैंने सभी वैल्यूज को ना बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दिस इज ए क्यूब माइनस 6, ये रहा ए स्क्वायर प्लस 7, ये आपकी ए मैट्रिक्स प्लस 2, और वो लिखा है आई। अच्छा, कोई ये तो इसको 21 तो नहीं पढ़ रहा था, ये 21 नहीं है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है,
उसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलो जी, अब क्या होगा, अब देखो मैम, इन सब के ऑर्डर ना सेम है और बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो बिल्कुल हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इन मैट्रिसेस को कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमेशा करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, हम ये चीज भी जानते हैं, ओके मैम। लेकिन अभी यहाँ पे एडिशन वगैरह करने से पहले आप ना इन स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दो इन मैट्रिसेस में, तो ज्यादा सही रहेगा। बात तो ठीक कह रहे हो, चलो आ जाओ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 6 8 4 8, 6 5 30। अब 13 6 जा तो चेक करना पड़ेगा यार, 6 3 जा 18, 6 बन 6 7 78, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लिया करो, छोटी छोटी गलतियां फिर दुख देती हैं, इसीलिए। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप यहाँ पे, तो दिस इज 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 21। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप इसमें, तो यहाँ मिलेगा 2 2 एंड 2, ठीक है, राइट। अब सब ठीक है। अब क्या करना है मैम, अब इनको आपको ऐड करना है, चाहो तो इन तीनों को पहले ऐड कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर पूरा काम आप एक साथ कर दो, ठीक है। तो देखो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को पकड़ना बहुत अच्छे से। 21 माइनस 30, मैं लिखूंगी यहाँ पे 21 माइनस 30। आप अगर एक दो स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उन दोनों को ऐड कर देना, फिर इससे ऐड कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसा आपको ठीक लगे। मैं एक साथ ही कर देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास है 21 माइनस 30, 7 प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 प्लस 2 9, ओके। 21 प्लस 9 कितना होगा, 30, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मिला, 30 मिला। 30 माइनस 30 कितना होगा, 0 होगा। तो पहला एलिमेंट कितना मिला आपको, 0 मिला। अब आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, तो 0 0 0 0, तो यहाँ तो आपको 0 मिला। फिर 34 माइनस 48, अब आप इसको पकड़ लीजिए, 34 माइनस 48, ओके, प्लस 14, ठीक है जी, प्लस 0। चेक करो कितना आ रहा है, 4 और 4 8, 3 प्लस 1 4, 48 माइनस 48 0। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 लेके आना है। मैम आपकी तो मैट्रिक्स आ रही है, अरे 0 को 0 मैट्रिक्स से भी तो बना सकते हैं ना। ये 0 को आप ऐसा लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारी पहली रो में तो सब 0 आ गए, सब कुछ सही चल रहा है। अब देखते हैं दूसरी रो को, ठीक है जी। माइनस 12 माइनस 12 0, और वो सब क्या है, 0, तो यहाँ भी 0 मिल गया। 8 माइनस 24, चलो लिखते हैं, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस 14 प्लस 2, तो कितना होगा ये, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 14 जल्दी से बता दो, 24, 24 माइनस 24 0, तो ये 0 आ गया। 23 माइनस 30, आप लिखेंगे 23 माइनस 30 प्लस 7, बस इतना ही है। अब आगे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, प्लस 0 है, राइट। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, बहुत सही, दूसरी रो भी 0 आ गई। अब तीसरी रो को पकड़ते हैं। तीसरी रो में 34 माइनस 48, आप लिखेंगे 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 4 4 8, 3 प्लस 1, यस, ये भी 0 हो गया। इसको देखो 0 0 0, इसको देखिए 55, यहाँ तो थोड़ा बड़ा लग रहा है एलिमेंट, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, चलो चेक करते हैं, ये कितना होगा, 23 होगा। 23 प्लस 55 कितना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब, 5 3 8, 5 6 7, 78, वेरी गुड। 78 माइनस 78 0, ये लो भाई, LHS आपका RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है क्या, सब ठीक चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, a क्यूब के लिए a स्क्वायर इंटू a किया, उसके बाद हमें a स्क्वायर चाहिए था तो a इंटू a किया। मैट्राइसिस बस फाइंड करना है, प्लस माइनस आपको बहुत अच्छे से करना है, और उसके बाद जाके बस वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था। और आपको ये छोटे छोटे से जो रूल्स होते हैं ना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ओके। और ये क्वेश्चन आते भी है पेपर में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा भी गया है पेपर में। चलो जी
आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस, तो आप हमें k की वैल्यू बता दीजिए सो दैट ये एक्सप्रेशन बराबर हो। आपको k की वैल्यू बताना है और ये गिवन है कि ये एक्सप्रेशन कैसी है, बराबर है। अगेन दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2i, ओके, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे चलो जी, सबसे पहले तो मैम a स्क्वायर चाहिए रहेगा आपको, क्योंकि देखो k चाहिए आपको, हम मानते हैं, लेकिन k कैसे मिलेगा जब आप इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे, और इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करने के लिए इसके LHS में a स्क्वायर है, तो आपको a स्क्वायर चाहिए रहेगा। तो a स्क्वायर कैसे मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा जब a मैट्रिक्स में आप a का मल्टीप्लिकेशन कर दें। सो व्हाट इज माई a मैट्रिक्स, मैम बड़ी छोटी सी मैट्रिक्स है, 2 by 2 की है, तो जल्दी से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दिस इज 3 4, ये -2 है और ये -2 है, ठीक है। इसमें आपको फिर से मैट्रिक्स A का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, तभी a स्क्वायर मिलेगा। तो ये लो भाई, इसको ऐसा लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आप कहेंगे पहली रो पहला कॉलम, 3 3 सा 9, बीच में एडिशन का साइन, -2 × 4 -8, तो आपने लिखा यहाँ पे क्या, -8, ठीक है जी। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब क्या करना है, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × -2 -6, बीच में माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन आता है, -2 × -2 +4, तो -6 + 4 कितना, -2, और 9 - 8 1, a स्क्वायर निकाल लिया। अभी कहाँ, अभी तो मैम सिर्फ पहली रो आई है, ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरी रो पहला कॉलम, 4 3 सा 12, -4 2 सा 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ओके जी, ये फिनिश, इधर आ जाएंगे आप। 4 × -2 -8, -2 × -2 कितना, +4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, वैसे भी बीच में प्लस का साइन आता है। सो 4 × -2 इज -8, प्लस -2 × -2 +4, तो -8 + 4 कितना होगा, जल्दी बता दो, -4 होगा। तो दिस इज योर a स्क्वायर। अब आपको a स्क्वायर को इक्वेट करना है ka - 2i से, तो चलो ठीक है, इनको लिख लेते हैं अपन। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2i, ठीक है जी। सो a स्क्वायर आपके पास क्या है, वो लिखा है, दिस इज 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू ka। यहाँ पे हम लिखेंगे k एंड दिस इज a मैट्रिक्स, ये लिखी है 3 4 -2 -2, ठीक है, -2i, i क्या है, 1 0 0 1। चलो जी, अब क्या करेंगे आप, अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे k, यहाँ पे भी k, दिस इज k एंड दिस इज k, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 एंड दिस इज 2, कितना आएगा। क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अरे डेफिनेटली इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, 1 4 -2 -4, दिस इज इक्वल टू कितना, 3k - 2, 3k - 2 -2k, ठीक है, 4k -2k -2, ठीक, क्लियर है ये चीज। अब ये दोनों मैट्रिसेस कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। जब दो मैट्रिसेस आपकी इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग टर्म ये है, तो जब आप इसे इक्वेट करेंगे ना तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखें कैसे, देखो जरा, 1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 3k - 2, ये आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू 3k, तो k कितना आ जाएगा, k आपका 1 आ जाएगा। चेक कर लो जल्दी से, इस टर्म को इसके बराबर करेंगे तो आपको k की वैल्यू 1 मिलेगी। सिमिलरली ये वाला टर्म भी इसके बराबर होगा, तो यहाँ से भी k1 आ रहा है, यहाँ से भी k1 आ रहा है, इधर चेक करो, ये -4 + 2 -2, ये भी यहाँ से भी k कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जितने भी k थे मैंने सबको चेक कर लिया, हर बार मुझे k की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। एंड आई रियली विश ये क्वेश्चन भी क्लियर है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, आपके पास ना 2 मैट्रिसेस गिवन थी और एक एक्सप्रेशन गिवन था। आपसे कहा था k की वैल्यू बताओ, तो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, बस आपको सोचना ही नहीं है। अगर a स्क्वायर लिखा है तो आप a स्क्वायर निकाल देंगे। हाउ टू फाइंड a स्क्वायर, a का मल्टीप्लिकेशन a से करने पे आपको a स्क्वायर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे ka लिखा था, तो a मैट्रिक्स में k स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना था। फिर -2i लिखा था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था।
एंड ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लेके चलना है, ठीक है। वैल्यूज को रखना है, दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बस उस लॉजिक को हमने याद रखा और अपनी के की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, लगा लो इस पे स्टार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन आता ही है इस एक्सरसाइज से। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैम। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो A आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आपको शो करना है कि I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A इंटू दिस, ठीक है। आपको इसको इसके बराबर शो करना है। तो ठीक है, एक बार ना अपन चीज़ों को लिख लेते हैं। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है इस क्वेश्चन में I प्लस A। तो ये I प्लस A का मतलब क्या होगा, I प्लस A, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। I में A को ऐड करना है। A क्या है मेरा, A है मेरा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ लिखा है 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 0। यहाँ पे I में मुझे A को ऐड करना है, तो मुझे कितना मिलेगा चेक करना, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1, ये मेरे पास I प्लस A आ रहा है, ठीक है जी। ये I प्लस A है मेरे पास। I माइनस A इंटू दिस करना है मुझे। एक बार ज़रा मैं इसका ये तो मेरा क्या है, LHS है, एक बार मैं इसका RHS भी लिखती हूँ। मुझे ये बराबर करना है, अभी तो बस मैं लिख के चल रही हूँ टर्म्स को, I माइनस A। चलो एक बार मैं अपना I माइनस A भी फाइंड कर लेती हूँ। सो I माइनस A क्या होगा आपके पास, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, और A मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ये, दिस इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये लिखा है आपका 10 अल्फा बाई 2 और ये लिखा है 0। मुझे I माइनस A कितना मिलेगा, यहाँ से I माइनस A मुझे मिलेगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा मतलब कि 10 अल्फा बाई 2, इसके बाद 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 दैट इज 1। ये सिर्फ आपका I माइनस A है। अब मुझे क्या शो करना है इसमें कि मेरा I प्लस A मतलब ये, दिस थिंग इज इक्वल टू I माइनस A इंटू दिस, ठीक है। मतलब ये LHS है, ये RHS है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है। सबसे पहले ना मैंने I प्लस A और I माइनस A को फाइंड करके रख लिया। अभी क्वेश्चन पे तो अपन गए नहीं है, अभी जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना बस हमने उनको फाइंड करके रखा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए मुझे किसको पिक करना चाहिए, LHS को या RHS को, राइट। मुझे दोनों को बराबर करना है, लेकिन किसको उठाऊं और फिर बराबर करूं। मैम RHS को ले लो आप, क्योंकि RHS में ना 2 एक्सप्रेशन हैं, हम कुछ ना कुछ उसका कर सकते हैं और अपने LHS तक पहुंच सकते हैं। LHS में मतलब हमें ये बनाना है कैसे भी करके, RHS को उठाना है और यहाँ तक पहुँचना है, तभी तो हमारा I माइनस A इंटू दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू I प्लस A, और I प्लस A क्या है, ये है। ओके मैम, तो एक काम करते हैं, अपन लोग प्रूव करने के लिए RHS को ही पिक करते हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, RHS को उठा लेते हैं। सो RHS में क्या है आपके पास, RHS में हमारे पास है I माइनस A इनटू कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ आप लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे ना आपने I माइनस A फाइंड करके रखा था, इसीलिए पहले निकाल लिया था क्योंकि बाद में काम आता वो। तो I माइनस A कितना आ रहा है, 1 10 अल्फा, आप लिख लो यहाँ पे 1 10 अल्फा बाई 2, ठीक है जी। 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, ठीक है। ये आपका I माइनस A हो गया, और यहाँ पे आपके पास ये वाली मैट्रिक्स रखी है, दिस इज कॉस अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा, राइट, दिस इज माइनस साइन अल्फा, और यहाँ लिखा है आपका कॉस अल्फा। ये आपने अपनी मैट्रिक्स बना के रख ली, ठीक है।
अब क्या करें मैम, मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या करना है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप पहली रो पहले कॉलम को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो। अच्छा, क्या मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन या कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले? मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे ना आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करो या फिर आप ना कोई फॉर्मूले को लेकर आओ, क्योंकि देखो आपका जो टारगेट है ना, आपका टारगेट ये है कि इस RHS को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इस टाइप का LHS मिलना चाहिए। यहाँ पे कहीं आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वहां पे आपके पास एंगल फुल है कॉस अल्फा, राइट। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये अल्फा बाई 2 कैसे मिलेगा, आपको tan अल्फा बाई 2 कैसे मिलेगा, आप इन ट्रिग्नोमेट्रीज को गायब कैसे करोगे? तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा आप पहले देख लिया करो कि आपको आंसर लेके कैसे आना है। आपको आंसर ना इस तरीके का लेके आना है। यहाँ दूर दूर तक साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा नहीं लिखे। तो क्या करें मैम, आपके पास ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा को ना ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से गायब करते हैं। कैसे? cos 2 थीटा के आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं। आप जानते हैं कि जो cos 2 थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है ना? अगर यहाँ एंगल ऐसा है तो यहाँ पे एंगल उसका हाफ होता है। सो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos थीटा बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होता है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। तो इस cos अल्फा को मैं इनसे रिप्लेस कर सकती हूँ। कर दे रिप्लेस? यस मैम, डेफिनेटली रिप्लेस कर दो। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आंसर में साइन कॉस तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे इन साइन कॉस को कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो इस cos अल्फा को मैं क्या लिखूंगी? इस cos अल्फा को मैं लिखूंगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सही बात है? यस मैम, बिल्कुल सही बात है। क्या किसी को कोई परेशानी? क्या किया मैंने? cos अल्फा को उसकी फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से मैं इस वाले cos अल्फा को भी रिप्लेस करूंगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये लो जी, रिप्लेसमेंट तो हो गया। हमने cos अल्फा को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, 10 के टर्म्स में हम लेकर आ गए। अब मैम ये साइन अल्फा को भी तो रिप्लेस करो आप। हाँ, तो पहले आप मुझे फॉर्मूला तो बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 आप मुझे बताएंगे। तो साइन 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा आपका 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। है किसी को कोई समस्या? साइन थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं ना अपन 10 के टर्म्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। तो साइन अल्फा को रिप्लेस करेंगे आप कैसे? 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पे भी आप अपने साइन अल्फा को रिप्लेस करेंगे कैसे? 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या किसी को कोई समस्या? बता दो जल्दी से अगर समस्या हो तो। सब ठीक है ना? चलो जी मैम, हाँ अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये तो कितना बड़ा हो रहा है, बड़ा तो ये बहुत हो रहा है। बात तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कैसे इतने सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है। एक काम करो, आप ना यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है? क्या आप एक काम करिए कि जो भी tan अल्फा बाई 2 है ना उसे t ले लो। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि tan अल्फा बाई 2 को हम लोग t ले रहे हैं। सो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t, ठीक है? तो इसको भी तो अपन t से रिप्लेस करके लिख सकते हैं tan अल्फा बाई 2 को। तो i प्लस a कितना हो जाएगा आपका i प्लस a होगा 1, दिस इज t माइनस t और 1। अब ये देखो बहुत सही दिख रहा है, वरना ये tan अल्फा बाई 2 बहुत बड़े बड़े एंगल्स थे ना, राइट? तो हमने क्या किया, उसे t से रिप्लेस कर दिया। तो जब हमने t से रिप्लेस किया इन सबको, तो इधर भी रिप्लेस कर देते हैं। कितना मिलेगा आपको? देखना जरा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1। आप लिखेंगे इधर कैसे? दिस इज 1, ये माइनस t हो गया, ये t हो गया, ये 1 हो गया। अब सही है,
राइट, अदरवाइज मैट्रिक्स तो बहुत बड़ी हो रही थी, तो हमने इसे छोटा कर दिया। तो आप यहाँ पे दिस इज 1 माइनस टी, ये रहा टी और ये रहा 1, दिस इनटू ये वाली मैट्रिक्स। अब देखना 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने tan अल्फा बाई 2 को टी ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या, यहाँ लिखेंगे आप माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स थोड़ी अच्छी होगी, अदरवाइज ये tan अल्फा बाई 2 स्क्वायर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो हमने कहा एक काम करो, tan अल्फा बाई 2 को t ले लो, ठीक है, इसको t ले लो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं, अदरवाइज आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ लिखा है अपने पास 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अब कोई समस्या किसी को, सब सही चल रहा है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे मैम, वही कहानी, पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, सो 1 इंटू दिस आपको मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में एडिशन का साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, बीच में प्लस का साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो आपको मिलेगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सब ठीक है, पहली रो पहला कॉलम डन। पहली रो दूसरा कॉलम, तो आपको मिलेगा माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, t का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे आप, तो दिस इज t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या किसी को कोई समस्या, चेक करो जल्दी से, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 1 इंटू दिस गिव्स यू दैट, ठीक है, t इंटू दिस, देखो ना t 1 जा t माइनस टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, और डिनोमिनेटर आपका वो एज इट इज लिखा है। तो पहली रो सारे कॉलम फिनिश, अब दूसरी रो पहला कॉलम। तो माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन इससे आप करेंगे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस टी प्लस टी क्यूब, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो कितना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो जी, डिनोमिनेटर सेम है, सबसे अच्छी बात तो ये है। सो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपको टी स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है ना, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिख दो ना इसको। इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट होके आपको क्या देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी क्या देगा आपको 1 दे देगा, ठीक है। इसको चेक करें अपन, इसको देखिए आप लोग, टी क्यूब प्लस 2t माइनस टी, तो ये क्या देगा आपको, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो ऐड करके आप कैसे लिखेंगे देखना, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो टी क्यूब 2t माइनस टी कितना होगा, 2t माइनस टी विल बी टी, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, t को कॉमन ले लेंगे, t को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। टी स्क्वायर प्लस 1 से ये टी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ t बचा। फिर से दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, माइनस 2t प्लस टी कितना होता है माइनस टी कॉमन ले लेना आप ऊपर से, यहाँ पे तो मेरे पास आएगा क्या, यहाँ पे तो मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। मैंने माइनस, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या, यहाँ पे चेक करने दो एक बार, अपने पास कैसा था ये, ओके प्लस का साइन था, ठीक है जी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिखा इधर, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। माइनस 2t प्लस टी कितना होगा, माइनस टी होगा। मैं यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ से आएगा माइनस टी कॉमन लेने पे टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 1 से नीचे लिखा टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा चेक तो करना आपको किसके बराबर लेके आना था, 1 माइनस टी टी 1, चेक करो 1 माइनस टी टी 1, अरे ये तो हमारा RHS LHS के बराबर आ गया, हाँ।
और करना क्या था क्वेश्चन में, यही तो काम करना था। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में अपने टी को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर दो किससे, tan अल्फा बाई 2 से, ठीक है। दिस इज tan अल्फा बाई 2 और कह देना कि देखो भाई RHS हमारा LHS के बराबर आ गया, हैंड्स प्रूफ। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है। इट्स वेरी IMP क्वेश्चन। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो I प्लस A था ना, वो सब कुछ tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में था। वहाँ दूर दूर तक साइन अल्फा या कॉस अल्फा तो था ही नहीं। और ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जब शो दैट करना है ना तो हम हमेशा उस साइड को पिक करते हैं जो बड़ा होता है। यहाँ पे LHS को अगर मैं उठाती भी तो मैं इसे क्या ही प्रूव कर पाती, तो इसीलिए मैंने अपने RHS को उठाया। यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बनाया और फिर tan अल्फा बाई 2 को t ले लिया, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती दैट इज रियली पॉसिबल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते। तो इसीलिए मैंने देखा यार मल्टीप्लिकेशन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला है, तो इसीलिए tan अल्फा बाई 2 को t ले लिया और फिर आप ही जानते हो कि कितना ईजी मल्टीप्लिकेशन हो गया। बेसिक से एडिशन, चीज़ों को कॉमन लेना था और क्वेश्चन को फिनिश करना था। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इस टाइप के स्टोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत IMP हो जाते हैं मैट्रिसेस में। एक क्वेश्चन दो आता ही है, क्या लिखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी, यहाँ लिखा है कि एक ट्रस्ट के पास जो फंड है वो 30,000 रुपये का है और इस 30,000 को कितना इन्वेस्टमेंट है इनके पास, 30,000 रुपीज़ है इनके पास, और इस 30,000 रुपीज़ को इन्हें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। इतने पैसे को इन्हें 2 जगह इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 2 बॉन्ड्स में इन्हें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। किस रुपए को, 30,000 रुपीज़ को। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। ये पहला बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो है ना वो 5% का इंटरेस्ट देता है इन्हें, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट। ये 5% का इंटरेस्ट देगा पर ईयर और ये 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, ठीक है। ये इतना इंटरेस्ट इसको देता है। अब क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है आपको। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये बताइए कि इस 30,000 रुपए को इन दोनों बॉन्ड में कैसे डिवाइड करें अपन, ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है ₹2000। तो देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली कहानी ये है कि 30,000 रुपये हैं, आपको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 2 है। बॉन्ड 1 जो है ना 5% का इंटरेस्ट देता है और ये 7% का इंटरेस्ट देता है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप हमें बता दीजिए कि इस 30,000 रुपये को हम इन दोनों बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, कितना कितना इन्वेस्ट करें, सो दैट इन द एंड हमारे पास जो इंटरेस्ट आए ना वो 1800 आए। क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपसे कहता है कि 30,000 रुपीज़ को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि जो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास एंड में आए दैट शुड बी 2,000, ठीक है। क्वेश्चन है सेम, लेकिन पहली बार इन्हें हमसे 1800 का पूछा है इंटरेस्ट और दूसरी बार कहा है कि 2,000 इंटरेस्ट आए, ऐसे में कैसे डिवाइड करूं इनको। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट सीख जाओगे, सेकेंड पार्ट एज इट इज है। तो इन्हें कहा है 30,000 रुपए को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है, तो मैं लिख देती हूँ कि लेट द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड बी x। 30,000 में से मैंने x रुपए अपने बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। कितने रुपए इन्वेस्ट किए मैंने बॉन्ड 1 में, x रुपीज़, ये मैंने x रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर x रुपीज़ मैंने बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट किया है तो कोई मुझे बता सकता है कि मैंने बॉन्ड 2 में कितना इन्वेस्ट किया होगा, जल्दी बताओ। 30,000 में से x यहाँ है तो कितना बचा मेरे पास, 30,000 माइनस x। सो 30,000 माइनस x रुपीज़ मैंने बॉन्ड 2 में किया है इन्वेस्ट। अच्छा जी, बॉन्ड 1 जो बॉन्ड 1 वाले लोग हैं वो मुझे 5% इंटरेस्ट देते हैं मेरे पैसे पे, ठीक है, और बॉन्ड 2 वाले मुझे 7% इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन इन द एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे 1800 मिल जाए। अब बताओ कि ये x की वैल्यू क्या होगी।
तभी तो पता चलेगा ना यहाँ यहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने। तो इन द एंड मुझे क्या चाहिए, इन द एंड जो मुझे रिजल्ट चाहिए दैट इज ₹1800। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है और क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे चाहता है कि इन द एंड हमें 1800 रुपीज मिले, है ना, लिखा है ना यहाँ पे, चेक करो ना आप लोग। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, कि भाई आपका साल खत्म होने के बाद आपका जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट है वो 1800 आए, बताओ कैसे डिवाइड करूं अपने 30,000 पैसे को। तो इन द एंड आपको कितना रुपए चाहिए, 1800 चाहिए, राइट। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करो। तो ये 1800 को तो आपको मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा ना, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी मैम, इस तरीके से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, चेक करो, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ही वर्टिकल लाइन आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आया दैट इज 1 क्रॉस 1। अब यहाँ पे आपके पास है अमाउंट और उस अमाउंट पे आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। तो जब अमाउंट इनटू इंटरेस्ट आप करेंगे ना, तभी तो आपको लास्ट में पता चलेगा कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, x 30,000 माइनस x। क्योंकि आप देखो, सुनो, अगर कोई चीज़ में परेशानी है ना तो देखो आप सुनो, मैं आपको ना इसको विदाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बताती हूँ और उसके बाद जाके हम इसे मैट्रिक्स में सजा देंगे और आंसर बता देंगे आपको। सी 30,000 रुपए थे मेरे पास, मैंने कहा कि मैंने 2 बॉन्ड में इन्हें x और 30,000 माइनस x के रूप में इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले बॉन्ड में अगर मैंने x रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो पहले बॉन्ड वाले मुझे इस पे 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब मैं क्या लिखूंगी, 5/100। ठीक है जी। अब मेरा पैसा जो मैंने दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 30,000 माइनस x, और दूसरे बॉन्ड वाले मुझे इस पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, दूसरे बॉन्ड वाले मुझे इस पे 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। ऐसा करने के बाद जो ट्रस्ट फंड है ना वो ऑब्टेन करता है टोटल कितना पैसा, 1800। टोटल का मतलब क्या होता है, बचपन में सीखा है, एडिशन। तो बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट ना इस पूरे से पढ़ के ऐसा स्टेटमेंट आप फॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये तो बचपन वाला काम हो गया। आपको तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है और बताना है। विदाउट मैट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन वाले करवा क्या रहे हैं आपसे। x रुपए पे 5% का इंटरेस्ट है, 30,000 माइनस x रुपए पे 7% का इंटरेस्ट है। लास्ट में मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 1800। तो इन दोनों को ऐड ही तो करूंगी, सही बात है ना। ओके, अब आप सोचो कि इस एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कैसे बनाएं। तो हमने कहा देखो मैम, हमारे पास 2 चीजें हैं, हमारे पास अमाउंट है, हमारे पास इंटरेस्ट है, और ये तो श्योर है कि इनका ना मुझे मल्टीप्लिकेशन ऐसा करना है कि लास्ट में जाके मुझे 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिले, क्योंकि 1800 मुझे लास्ट में पैसा मिल रहा है दोनों बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है जी। तो मैंने कहा अमाउंट कितना है मेरे पास x रुपए थे और मेरे पास 30,000 माइनस x थे। मैम ये 3,000 लिखा है आपने, चलो ठीक है, एक और 0 बना दो, लो ये 2 पैसे हो गए मेरे पास, एक x और 30,000 माइनस x। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख रही हूँ, देखो इन द एंड मेरा टारगेट ये है कि कैसे भी करके उस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ना मुझे ये स्टेटमेंट मिले, क्योंकि यही इसकी वैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है, कैसे भी करके ऐसा मल्टीप्लिकेशन का मैं वहाँ पे अपनी मैट्रिक्स बनाऊँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है ना, एक अमाउंट की मैट्रिक्स बनेगी, एक इंटरेस्ट की मैट्रिक्स बनेगी। अमाउंट की मैट्रिक्स ना मैंने इस तरीके से लिख दी, कैसे कि 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 रो 2 कॉलम। इंटरेस्ट की मैट्रिक्स कोई बताएगा मुझे कैसे लिखनी चाहिए? मैम जैसे आपने लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही लिखना चाहिए। मतलब क्या, आप यहाँ पे 0.05, क्योंकि 5% का इंटरेस्ट है मतलब 0.05, या फिर चाहो तो इसे लो 5/100 लिख लो और दूसरे को 7/100 लिख लो। और ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, दिस इज 2 क्रॉस 1। और हमें पता है कि इन द एंड हमें 1/1 की मैट्रिक्स चाहिए ना, तो देखो इसका 2 और इसका 2 बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका दूसरा इसका पहला सेम, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। और देखो वो 1 क्रॉस 1 तैयार है वहाँ पे। ठीक है,
तो आप ऐसा कुछ लाना चाहते थे, लेकिन आपको ये लाना था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो हमने कहा कि अमाउंट वाले को हम रो मैट्रिक्स बना लेते हैं। अमाउंट वाले को हमने क्या किया, रो मैट्रिक्स बना लिया, और इंटरेस्ट वाले को हमने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। और डेफिनेटली इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड दिस इज 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। दोनों का, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 बाय 1 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये आपने इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको x की वैल्यू भी चाहिए, तो आप फटाफट इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, रिप्रेजेंटेशन पे मिल गए आपको 1 मार्क्स। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, पहली रो पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, सो 5/100 इंटू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, क्योंकि पहली रो पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 1800 है। अरे भाई मैट्रिक्स के फॉर्मेट में था, लो भाई मैट्रिक्स बना दिया। अब दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ठीक है ना, हटा दो, इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेट कर दो। ठीक है जी, और देखो ऐसा ही तो बनाना था आपको, आप समझ गए थे, इसको रीड करके कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, लेकिन हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से दिखाना था, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ा। और अभी हमने जितना सोचा है ना, आगे आपको इतना सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको पता चल जाएगा। 2 चीजें गिवन है, एक रो बना दो, एक कॉलम मैट्रिक्स बना दो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे मिलेगी, सॉल्व करने पे मैम, हाँ वाह, सॉल्व करते हैं चलो। तो दिस इज 5x/100 प्लस 0 से 2 0 चले गए है ना, और यहाँ पे मिलेगा 2100 माइनस 7x/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1800। ठीक है जी, इसको वहां शिफ्ट कर दे, 5 में से 7 गया तो कितना, 2x, तो यहाँ मिलेगा आपको 2x/100 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2100। सो ये कितना आ जाएगा, 300। ठीक है जी, तो दिस इज 300। ये 2 0 आपके यहाँ पहुंचे तो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, और ये 1800 माइनस 2100 तो नेगेटिव में आया था, तो आपका ये नेगेटिव का साइन भी चला जाएगा, साइन बड़े का आता है ना। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। सो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, और आगे लगे हैं 3 0। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया है बॉन्ड 1 में, बॉन्ड 1 में आपने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपये, राइट। सो बॉन्ड 1 में हमने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपये, और बॉन्ड 2 में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड 2 में हमने इन्वेस्ट किया था 30,000 माइनस एक्स, जिसमें से एक्स हमारा कितना आ गया, 15,000, तो मतलब 30,000 माइनस 15,000 दैट विल गिव यू 15,000। तो हमने दोनों बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000 इन्वेस्ट किया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं किसी को, क्लियर हो गया किस तरीके से मैट्रिक्स बनाई, किस तरीके से सोल्यूशन निकाला, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में क्या इन्वेस्टमेंट किया। आप चाहो ना पेपर में लिख सकते हो कि लेट द इन्वेस्टमेंट डन इन फर्स्ट बॉन्ड भी ₹X, चाहो कि आपको लिखना ही पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹X एंड द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द सेकेंड बॉन्ड इज ₹30,000 माइनस एक्स। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज 5%, 7%, फिर आप अपनी मैट्रिक्स बना देना, सॉल्व करना, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेम लॉजिक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस इस बार आपको जो एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, अब आपको जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट मिलेगा क्वेश्चन नंबर बी में, दैट इज 2000। मतलब आप अभी तक 1800 से इक्वेट कर रहे थे, अब आप किससे इक्वेट कर दें, इसे 2000 से इक्वेट कर दें। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे पूरी कहानी सेम रहेगी, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, आपका 2000 हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी। दिस इज 2000, यहाँ पे भी आप 2000 लिखें। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी 2000 आ जाएगा आपके पास, ये वहाँ पे जाएगा शिफ्ट होने, सब्ट्रैक्शन जब ये होगा इसका, तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना मिलेगा आपको, 100 माइनस 100 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मिलेगा -2x/100 इज इक्वल टू -100, नेगेटिव नेगेटिव आपका चला जाएगा। ठीक है जी, और ये 100 और 2 0 और इसको मिल जाएंगे यहाँ से, तो x कितना आएगा आपके पास, x आएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है। सो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, मतलब 3 0,
तो ये आपके फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 का, जब आपको टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2,000 मिल रहा है। तो पहले बॉन्ड में आपने 5,000 इन्वेस्ट किए होंगे और दूसरे बॉन्ड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 30,000 माइनस एक्स, मतलब कि कितना, 25,000। ठीक है जी, क्या किसी को कोई समस्या, कितने आसानी से क्वेश्चन उड़ गया। तो वही कह रही हूँ, बस एक क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि समझना होता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। एक बार आप इस तरीके की एक्सप्रेशन बना लेना, फिर याद रखिएगा मोस्टली एक रो और एक कॉलम, इनका करो मल्टीप्लिकेशन, आपको मिल जाएगा इस तरीके का आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको मैट्रिक्स बनाना भी सिखा दिया, एक्सप्रेशन भी हमने सीख लिया और इसका सेकेंड पार्ट भी हमने मजे मजे में उड़ा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चल सकते हैं अगले सवाल की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एक क्वेश्चन तो आता ही है स्टोरी प्रॉब्लम बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है उसके पास, 10 डजन है। अच्छा, एक डजन में कितने पीस होते हैं, 12, है ना। सो केमिस्ट्री की बुक कितनी है बुक शॉप वाले के पास, 10 डजन है, मतलब 10 इंटू 12 यानी कि 120। क्या कोई समस्या, इतनी केमिस्ट्री बुक्स हैं। उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, तो फिजिक्स बुक कितनी है उसके पास, 8 डजन। तो 8 डजन मतलब 8 इंटू 12 मतलब कि 96 उसके पास फिजिक्स बुक्स हैं, किसके पास, स्कूल के पास। उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, मुझे लगा मैथ्स की बुक आएगी बट ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक है आपके पास। कितनी है आपके पास इकोनॉमिक्स बुक, 10 डजन है। सो 10 इंटू 12 यानी कि 120। देयर सेलिंग प्राइजेस, सेलिंग प्राइजेस कितना है, ₹80, ₹60 एंड ₹40। तो इनकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस गिवन है कि 80 रुपये में आपकी केमिस्ट्री बुक सेल होती है, एक पीस उसका। ठीक है, 60 रुपये में आपकी फिजिक्स की किताब जाती है और 40 रुपये में आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक की जो बुक है वो सेल होती है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से बताना है कि इन सभी किताबों को सेल करने के बाद उस बुक शॉप वाले के पास कितना पैसा आया। ठीक है, तो बना लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे अपन, देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास है बुक्स, आपके पास है हर बुक का सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास बुक्स हैं और इन बुक्स का आपके पास सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन ने कहा है कि इन सभी किताबों को बेचने के बाद जो बुक शॉप वाला है ना, उसके पास कितना अमाउंट आएगा। उसके पास कुछ पैसे आएंगे, मतलब कुछ, मतलब 5,000, 6,000 कुछ पैसे आएगा उसके पास। तो ये जो पैसे उसके पास आए हैं, ये पैसे, ये अमाउंट किस टाइप की मैट्रिक्स बनाएंगे, 1x1 की। अगर मान लो ये सारी किताबें बेचने के बाद उसे 6,000 रुपए मिलते हैं, तो 6,000 को मैट्रिक्स में कैसे लिखोगे, एक रो एक कॉलम, 1x1। तो इन द एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ 1x1 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको अपनी बुक्स और सेलिंग प्राइस को ऐसे अरेंज करना है मैट्रिक्स में कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और साथ ही साथ आपको रिजल्ट में एक 1x1 की मैट्रिक्स मिले। तो ठीक है ना मैम, देखो आप एक काम करो, बुक्स को बना लो कॉलम में। ठीक है, रो में बना लो। बुक्स कितनी है, 120, 96 एंड 120। आप लिखेंगे यहाँ पे 120, यहाँ क्या लिखेंगे आप, 96, और यहाँ पे क्या है आपके पास, 120। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोच रही थी बट ठीक है ये चीज़। देखो बेटा, 120, 96, 120 ये आपकी किताबें हो गई। अब इन किताबों की जो सेलिंग प्राइस है कितनी कितनी गिवन है, 80, 60 एंड 40, 80 रुपीज़ पर बुक। ठीक है, 80 यहाँ पे लिखेंगे, 60 एंड दिस इज 40। ठीक है, तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर 1x1 होगा। नहीं मानते तो चेक करो, एक रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है, 1 कॉलम है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप कहेंगे मैम इसका दूसरा इसका पहला समान है, बराबर है, तो यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी अ 1x1 मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 120 इंटू 80, और देखो ना केमिस्ट्री की बुक 120 है और एक केमिस्ट्री की बुक 80 रुपए की सेल होती है। तो 120 केमिस्ट्री की बुक कितने रुपए की सेल होगी? 120 इंटू 80, और यही तो आया है ना, बीच में प्लस का साइन। 96 इंटू 60, आप जानते हैं कि 60 रुपए की एक फिजिक्स की बुक सेल होती है।
आपके पास 96 फिजिक्स की बुक्स हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 96 इंटू 60, और देखो वैसा ही आया आपके पास। फिर आपके पास 120 इकोनॉमिक्स बुक है और एक इकोनॉमिक बुक 40 रुपए की सेल होती है, तो 120 कितने की होगी 120 इंटू 40, और देखो ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी इकोनॉमिक्स बुक का मल्टीप्लिकेशन उसकी ही सेलिंग प्राइस से हुआ है। जब आप इन सबको ऐड कर देंगे राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा अमाउंट मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको अमाउंट चेक कर लो जल्दी से, 120 प्लस 80 तो सॉरी 120 इंटू 80 है ना, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। सो कितना मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन 0 0 12 8 जा कितना 8 2 जा 16 9600, सो वी हैव 9600। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग 6 6 जा 36 6 9 54 57 एंड 1 मोर 0 प्लस 48 एंड 2 zeros। तो आपको अमाउंट मिल रहा है इन किताबों को बेचने के बाद, कितना अमाउंट आ रहा है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो चेक करो जरा कितना बन रहा है ये 9600 5760 4800 0 6 7 और 6 कितना 13 13 प्लस 8 21, तो दिस इज 21, ये 2 यहाँ पे आया 9 10 15 16 एंड 20, तो हमारे पास कुछ इतने रुपए आ रहे हैं। हमारे पास मतलब बुक शॉप वाले के पास कितने रुपए आ रहे हैं, बुक शॉप वाले के पास आ रहे हैं 20,160 रुपए। तो इतना अमाउंट उसको मिलेगा जब वो इतनी सारी बुक्स को सॉल्व कर दे, सॉल्व नहीं कर दे क्या कर दे सेल कर दे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर चलते हैं आगे। चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चंस भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे x, y, z, w एंड p आर द मैट्राइसेस ऑफ द ऑर्डर, जितनी भी मैट्राइसेस हैं उनके ऑर्डर आपको गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। आपको बताना है कि n, p और k पे ऐसा क्या हम रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये डिफाइन हो जाए। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि एडिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये सब कौन है आपके मैट्राइसेस हैं, p मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट करना है और उसके बाद आपको w एंड y मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। p मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कहाँ लिखा है p मैट्रिक्स 5th पोजीशन पे। ठीक है, तो 5th पोजीशन यानी कि ये रहा। p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस k। y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, y लिखा है 2nd पोजीशन पे, दैट मीन्स 3 क्रॉस k। सो दिस इज 3 क्रॉस k। अगर मैं चाहती हूँ कि p मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि इसका दूसरा और इसका पहला शुड बी सेम। मतलब k किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तब आप py का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस py मैट्रिक्स का जो आपको ऑर्डर मिलेगा दैट विल बी कितना p क्रॉस k जितना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि py का जो ऑर्डर है दैट इज कितना लिखा था अपन ने, हमने लिखा था इसको चेक करो एक बार p क्रॉस k। सो दिस इज p क्रॉस k, p क्रॉस k इसका ऑर्डर है। इसी तरीके से एक बार आप अपनी W मैट्रिक्स को चेक करो। W मैट्रिक्स लिखी है 4th पोजीशन पे, मतलब इसका ऑर्डर है कितना n क्रॉस 3। Y मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हम चाहते हैं तो इसका दूसरा इसका पहला शुड बी सेम, डेफिनेटली ये इक्वल है। तो WY का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो WY का ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिलेगा n क्रॉस k मिलेगा। तो आप इसको हटाएंगे यहाँ पे और यहाँ क्या लिख देंगे n क्रॉस k लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, हमने इनके ऑर्डर भी आपको बता दिए। अब देखो जी, अब ये दो मैट्रिक्स जो है अगर ये ऐड होना चाहती है तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब p की वैल्यू शुड इक्वल टू n, और देखो k तो k के बराबर है ही ना। सी p n के बराबर होना चाहिए और k k के बराबर होना चाहिए, तो k तो k के बराबर है ही, p n के बराबर हो जाए। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी निकली थी पहले रेस्ट्रिक्शन से 3,
तो ये रेस्ट्रिक्शन को अगर ये एक्सप्रेशन फॉलो कर लेता है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगी, डिफाइन होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है कि k की वैल्यू 3 हो और p की वैल्यू n हो? यस मैम, डेफिनेटली है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हमने क्या किया इसमें, देखो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें क्या क्या ऑपरेशन लगाए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला सेम हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इसके हेल्प से हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ है मतलब k डेफिनेटली 3 के बराबर रहा होगा। और उसके बाद हमें पी वाई का ऑर्डर भी मिल गया था। इसी तरीके से हमने डब्ल्यू वाई का भी ऑर्डर निकाला। फिर हम देख रहे हैं कि इनके बीच में एडिशन का साइन है। दो मैट्राइसेस आपकी सिर्फ और सिर्फ तब ऐड हो सकती है जब दोनों के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो। तो बस ठीक है, हमने कह दिया कि अगर पी एन के बराबर है, के तो के बराबर है ही, दिख ही रहा था। अगर पी एन के बराबर है और के की वैल्यू 3 है तो यस ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है। ये रेस्ट्रिक्शंस बस हमें एन पी के पे लगाने थे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में ये कह रहे हैं आपसे कि n की वैल्यू ना p के बराबर है। n की वैल्यू किसके बराबर है, p के वैल्यू के बराबर है। आप हमें बताएंगे 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, x का क्या ऑर्डर है, क्वेश्चन को देखो जरा, इसी क्वेश्चन से आपको रेफर करना है। x का ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस n, ठीक है जी। z का क्या ऑर्डर है, z का ऑर्डर है कितना, 1 2 3, 2 क्रॉस p, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। चलो जी, हमें क्या डिफाइन कराना है, अरे हमें डिफाइन कराना है ये 7x माइनस 5z, इसका क्या ऑर्डर होगा हमें ये बताना है। देखो जरा, x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो कोई मुझे बताएगा 7x का ऑर्डर क्या होगा। अरे वो ही होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है। तो x का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस n है तो 7x का ऑर्डर भी कितना होगा आपका, 2 क्रॉस n होगा। तो इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस n। z का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस p है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर नहीं बदलता, तो 5z का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस p होगा। क्वेश्चन वालों ने हमें कहा है कि देखो भाई n ना p के बराबर है। अब जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर क्या होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आप कहोगे मैम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या ऑर्डर होगा। मैम देखो n तो p के बराबर है, n किसके बराबर है, p के बराबर है, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगी ना उसका ऑर्डर पता है क्या होगा, जो इनका ऑर्डर है। इनका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p, और n तो p के बराबर है, तो या तो 2 क्रॉस n ऑर्डर मिलेगा या तो 2 क्रॉस p मिलेगा। ऐसा कोई ऑर्डर है कि आपके पास, डेफिनेटली ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एक बार सुनो, 7x माइनस 5z का ऑर्डर आपके पास था 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी ना उसका ऑर्डर भी यही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर है, और इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सही है, सेम है, तभी इनमें सब्ट्रैक्शन हुआ है। आपको कैसे पता मैम इनका ऑर्डर सेम है, अरे देखो ना ये 2 है ये 2 है और n किसके बराबर गिवन है, p के बराबर है। तो ये दोनों ऑर्डर एक ही चीज़ है, दोनों बराबर है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी ना, या तो उसका ऑर्डर आप 2 क्रॉस n कह दो वो भी चल जाएगा, या तो आप 2 क्रॉस p कह दो क्योंकि n तो p के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के साथ आपको देख के सॉल्व करके फिनिश कर लेना है। जिसमें से जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया, स्टोरी प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट के ये 2 MCQ, इस पे बहुत अच्छे तरीके से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CUET में पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट क्लियर है, ऑर्डर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, एडिशन कब पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर वो छोटी सी चीज़ों का आपको नॉलेज है तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगी होगी। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरे तरीके से फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप
सर्च करेंगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आप यहाँ जाना है, एक्सप्लोर करना टॉप कोर्सेज को। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जितने भी 12th क्लास में सब्जेक्ट्स हैं सब यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट में, सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास 12 में मैथ्स में एनसीईआरटी बुक को रेफर करना चाहते हैं तो यहाँ जाके आपको वॉच नाउ पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। हमने अपनी एनसीईआरटी बुक से जितने भी चैप्टर्स को फिनिश किया है ना, वो सब यहाँ पे एकदम अरेंज्ड है। ओके, तो अगर आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को देखना है, तो उसके लिंक पे करेंगे क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।